ओके, सब आ गए। अच्छा भी नहीं है। चलो, जो बच्चे आ गए उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। सो लास्ट क्लास तक मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करा दिया था, और मेरी जगह सर ने क्लास ली थी, तो उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई गेस कंप्लीट करा दिया था। सब करा दिया था उन्होंने? निष्का, अनवी, नोहा, देवेन। अरे कुछ तो बोलो। यस सर, उन्होंने वो डिफरेंट कंडीशंस बताई थी, एल्टीट्यूड, हाइट और डेप्थ वाली। तो हमने हाइट तक कर ली अच्छा, थी और उसके हाइट। क्वेश्चन हाइट तक करी थी और थोड़े क्वेश्चंस करा दिए थे सर ने। और ओके, हाइट कर रोटेशनल दिया था, डेप्थ कर दिया। और सर रोटेशन एंड एटीट्यूड भी हो गया है, पर क्वेश्चंस भी रोटेशनल कराए एटीट्यूड। हैं। यस सर। ओके, रोटेशन के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। सो रोटेशन के ऊपर उन्होंने जो कराया होगा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। सो अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आप लोग कर चुके हैं। दिस इज अर्थ, ये रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, और यहाँ अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी, हाँ, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। देखो, इस बॉडी पर अर्थ के सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। जब अर्थ रोटेट करेगी ना, तो अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स और एक्ट करती है, जिसे आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी, विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो नेट फोर्स होगी इफेक्ट ऑफ रोटेशन की वजह से, जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, दैट्स g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आता है। तो रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना नेट ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देती है, तो आपका नेट एक्सेलरेशन कम हो जाता है। g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। और ये जो ओमेगा होता है, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और इस एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है। एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। लैम्डा लैटिट्यूड होता है, और टी जानते हो, अर्थ को रोटेट करने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज 24 आवर्स। अब लैटिट्यूड जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था, लैटिट्यूड में एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, लैटिट्यूड क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर ये कोई पॉइंट ले लिया, और ये तो इक्वेटर है। इक्वेटर के साथ ये लाइन जो भी एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नोन एज लैटिट्यूड। अलग अलग जगहों का लैटिट्यूड अलग अलग। अगर मैं आपसे कहता हूँ इक्वेटर पर कैलकुलेट करते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, सो उन्हीं मुझे बताओगे इक्वेटर के लिए लैटिट्यूड कितना होगा? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, एक बार बता दो आपने क्या क्या करवाया। मैं तो रिकॉल कर रहा था, तो सर ने कराया था ना अनवी, ये सब ये पोर्शन हो गया था ना? नहीं सर, ये नहीं कराया था। अच्छा, ये नहीं हो पाया था। ओके, वो यही कह रहे थे कि यस सर। रोटेशन स्टार्ट किया। सो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ देखो क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे लग रहा था एक हो गया। अगर अर्थ रोटेट करेगी ना, अब इससे पहले आपने जो भी वेरिएशंस करे थे सर के साथ, हाइट के साथ किया था, डेप्थ के साथ किया था, उन सारे वेरिएशंस के अंदर आप ये इग्नोर करते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है। दोनों में हाइट लिखते थे, डेप्थ में लिखते थे जी प्राइम इज g1 माइनस डी बाई आर। आप हाइट में भी कुछ लिखते थे, उन सब में आप ये ज्यूम कर रहे थे कि अर्थ रोटेट नहीं करे। अगर अर्थ रोटेट करना शुरू कर दे, तो बॉडी पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। होता है ना, अगर किसी राइड पर बैठे हैं, जो राइड रोटेट कर रही है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स खींचती है आपको, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ जो नेट फोर्स होगी ना, दैट नेट फोर्स विल बी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बेसिकली नेट फोर्स क्या होगी, यहाँ जो नेट फोर्स एक्ट करेगी, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं इसको डिराइव नहीं कराऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, और ये कोई ऐसी डेरिवेशन नहीं है जो बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको नेट फोर्स मिलेगी।
और इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर, where omega is the velocity of rotation which is 2 pi by t time 24 hours. Lambda is the latitude. Latitude क्या होता है? अर्थ की सरफेस पर कहीं भी पॉइंट मार दो, उस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से कनेक्ट कर दो, तो इक्वेटर की जो लाइन है ना, ये लाइन है इक्वेटर। अरे ज्योग्राफी में क्या कहते थे इक्वेटर वाली लाइन को? बिग सर्कल कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे ज्योग्राफी कुछ तो याद होगी 10th में, पिछले साल ही तो पढ़ी है। 10th में ज्योग्राफी होती है या हट गए हो? मेरी आवाज सर सुनाई नहीं होती दे है, 10th तक तो होती है। होती है ना? तो ज्योग्राफी में दो एंगल्स होते हैं, एक लैटिट्यूड होता है, शायद एक लॉन्गिट्यूड होता है ये यस शिक्का सर। होता है ना, लॉन्गिट्यूड भी होता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज इक्वेटर वाली जो लाइन है, ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर वाली लाइन कोई भी आप अर्थ की सरफेस पर पॉइंट ले लो, उसे आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, इक्वेटर वाली लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएगा दैट एंगल इज लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड है आपका। अलग अलग पॉइंट्स का लैटिट्यूड अलग अलग होता है। जैसे आपने अगर पॉइंट लिया है इक्वेटर पर, तो देखो अगर मैं पॉइंट, ये जो रेड पॉइंट लिया है ना मैंने, यहाँ मैं बॉडी को यहाँ रख दूं, तो बताओगे कौन बताएगा मुझे? डेविन बता देगा। डेविन यार ये एंगल क्या बनाएगा इक्वेटर के साथ, इक्वेटर वाली लाइन के साथ? अगर मैंने बॉडी यहाँ रख दी तो इक्वेटर वाली लाइन के साथ ये एंगल कितना होगा? इसको ज्वाइन करो सेंटर से, लैटिट्यूड कितना आएगा? डेविन हाँ ना नहीं आता, कुछ तो लिखोगे तुम हो क्लास में। नहीं आता फिर से सुनो डेविन, दोबारा सुनना फिर तुम इसका आंसर दोगे। ये इक्वेटर है, अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास कर दी, दैट्स इक्वेटर। अरे कौन सी कंट्रीज लाई करती है इक्वेटर पे? अफ्रीका वगैरह? गर्मी बहुत होती होगी ना उन्हें। यस सर, शायद से। जियोग्राफी गोल है। खैर ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है। और ये अर्थ को कहीं भी पॉइंट दे दिया मैंने, यहाँ क्या होगा ग्लोब में, मान लो अमेरिका है यहाँ, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर से। नहीं देवेन सुनो दोबारा, तो ये जो लाइन इक्वेटर वाली लाइन के साथ एंगल बनाएगी दैट्स लैम्डा। अब मैं देवेन कह रहा हूँ कि यहाँ आ जाओ, बिल्कुल इक्वेटर पर ही आ जाओ, तो लैटिट्यूड कितना हो? देवेन आज का सबसे आसान क्वेश्चन कि अगर इक्वेटर पर ही आ गए तो लैटिट्यूड कितना हो? 0 इक्वेटर के लिए, गुड, लैटिट्यूड। मैं यही तो कहता हूँ सबसे कि देवेन का दिमाग बहुत चलता है, बस देवेन कोशिश करे एक बार। So this is g minus r omega square cos square 0. तो भाई अरे कहाँ गया? So the acceleration at the equator is g minus r omega square. अरे असीम तुम्हारी तो क्लास है यार, वेडनेसडे है ना आज 7:15, हमारी क्लास है इसमें। वही जो हमने ग्रेविटेशन छोड़ा था लास्ट वीक, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इक्वेटर पोल्स, असीम तुम्हारी 3 क्लास है वो, मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे 7:15। पोल्स पर जब तुम जाओगे तो पोल्स पर बता दो मुझे लैम्डा कितना हो जाएगा। दिव्यांशु बहुत दिनों बाद दिखा है। दिव्यांशु क्या होगा लैटिट्यूड, क्या होगा पोल्स पर? यहाँ नॉर्थ पोल पर लैटिट्यूड। गुड नोआ, सही आंसर। 180। दिव्यांशु 180 कैसे पहुंच जाएगा? ये इक्वेटर, ये रहा पोल। हाँ अरे इसके साथ यार, इस लाइन के साथ, ये रही लाइन और ये रहा पॉइंट 90। सर 90 90। हाँ 90 होगा ना। सो जब एक्सेलरेशन लोगे पोल्स पर, एक्सेलरेशन रोटेशन का फिर, तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो p पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना आ गया? g के, ये तो 0 है। सो अर्थ के रोटेशन का कोई भी फर्क पोल्स पर नहीं पड़ता, देख रहे हो? सॉरी, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन वाली चीज तो खत्म हो गया ना, ab कितना है g, तो ऐसे लिख लेना, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन पोल्स। अर्थ के रोटेशन का कोई भी इफेक्ट भाई पोल पर नहीं पड़ेगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो
पोल के अलावा हर जगह पड़ेगा, मैक्सिमम इफेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इक्वेटर और पोल्स पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, इक्वेटर पे था g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, पोल्स पर आ गया g कैंसिल हो गया, तो इफेक्ट है इतना डिफरेंस है। कभी कभी ना ऐसे भी करता है, कहता है कि बता दो पोल्स और इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज द रोटेशन। अब पता है क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा भी कहता है कि वो आपसे ये कह सकता है कि कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी या टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अभी ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लिखिए कैलकुलेट टाइम पीरियड of rotation of earth, time period of rotation of earth for which acceleration due to gravity is zero, acceleration due to gravity at equator is zero। कह रहा है वो वेलोसिटी निकालो, टाइम पीरियड निकालो जिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर जीरो है। सो देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान, इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है जीरो, और देखिए ये हमने अभी कैलकुलेट किया था कि इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, सो राइट दिस एज g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज जीरो। राइट में ले जाओ, g आ गया r ओमेगा स्क्वायर ले जाओ g बाय r, ओमेगा ले जाओ रूट ओवर g। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जिसकी वजह से, जिस एंगुलर वेलोसिटी पे जाकर रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। ओमेगा को आप 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, तो 2 पाई बाय टी आ गया रूट ओवर जी बाय आर, तो आप यहाँ से टी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन टी विल बी 2 पाई रूट ओवर आर बाय जी। तो ये टाइम कि अगर अर्थ इस टाइम पीरियड से रोटेट करेगा, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, 24 आवर्स होता है ना नॉर्मल टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड 24 आवर्स की जगह इतना हो जाए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली जीरो रहेगा। इसे लिखो और फिर अब डिस्कशन का टाइम है, लिखो और मुझे बताते जाओ कहाँ कहाँ इश्यूज, क्योंकि इसके बाद फिर वो जेई के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, अगर यहाँ कमी रह गई तो फिर वहां पर सर अभी आप कौन सा टॉपिक करा रहे हैं? ग्रेविटेशन है। ओके सर। सर अभी जो आपने कराया इसके अंदर आपने 2 फॉर्मूलाज डिराइव करे हैं। डिराइव नहीं करे मैंने, बस एक ही ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है मैंने और इसी को यूज किया है। सर ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं बता दीजिए। सिर्फ ये कि अगर अर्थ रोटेट करे ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन क्या होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ रोटेट ना करे तो किसी भी पॉइंट पर वैल्यू जी होती है 9.8, जब रोटेट करेगी तो रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में इतना डिक्रीमेंट आता है, इतना डिक्रीज कर जाती है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओके स्क्वायर। सर। तो जस्ट वैल्यूज रखनी है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, लैम्डा लैटिट्यूड है, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, लैम्डा लैटिट्यूड की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पर अर्थ की सरफेस पर लैटिट्यूड अलग अलग।
cos square lambda, lambda ये वाला ना, प्राइम दिव्यन, lambda latitude, जीरो, लैम्डा जीरो है ना, cos जीरो हो जाएगा, cos जीरो 1, ठीक है देवेन? Yes, sir. हाँ जी दिव्यांशु, लिखा इतना, स्क्रॉल करूं? मैं लिखा, आप लोगों ने, स्क्रॉल करूं? असीम, डेल्टा ए इज चेंज इन एक्सीलरेशन, पोल्स और इक्वेटर पे जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो डेल्टा ए, एक्सीलरेशन एट इक्वेटर और एक्सीलरेशन एट पोल्स। सर ये जो लास्ट में वैल्यू आई है ये तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, इसको क्वेश्चन है रटने का कोई फायदा नहीं है। मतलब एमसीक्यूज में जैसे नहीं, हमारा। ऐसे नहीं पूछते, मतलब अगर पूछ भी रहा है तो आप कैलकुलेट करो, मतलब ये वैल्यू रटने का कोई फायदा नहीं, ओके सर। कोई हेल्प नहीं करेगी। चलो इतना लिख लिया, कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
यहाँ कुछ क्वेश्चंस ये हमने कर लिया था फोर्स पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सॉल्व किया था क्या आप लोगों ने सर के साथ? अरे तुम लोगों को हो क्या? दिव्यांशु, यशिका, मैं एक एक का नाम ही लेता रहा हूँ। ये करा सर था कोई याद क्वेश्चन नहीं सर के मुझे साथ? मैंने किया था या नहीं, क्योंकि कल मैंने सही से नहीं करी थी क्लास में परसों। अनवी? हाँ ना, कुछ तो बताओ अगर सर किया। 1 मिनट चेक। Sir, I don't think we have done नो it. सर। नहीं करा था ना? ओके, लेट्स सॉल्व दिस। सॉल्व करो उसको, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। आंसर बताइए मुझे। 2 मिनट है, 42 हो रहे हैं, 44 तक कैलकुलेट करो। उन्हीं हो रहा है कुछ, कैलकुलेशन शुरू हुई? ऐसा कर रहा हूँ। देखो हाइट कह रहा है ना, हाइट, फिर तो हाइट के लिए आप इसे यूज कर लो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है g बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, ये हाइट का एक्सप्रेशन होगा। डेप्थ के लिए था g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, ये डेप्थ के लिए होगा। चलिए बताइए मुझे क्या ऑप्शन आ रहा है। और प्लीज इधर उधर से मत देखना, कोई प्रीवियस ईयर्स है तो कहीं तुम आंसर की देखकर मुझे बता दो, फायदा नहीं। कुछ आया आंसर? ये मुझे सॉल्व करना है। उन्हीं तुम कर रहे हो सॉल्व? यस सर। दिव्यांशु? यस सर। दिविन सॉल्व हो रहा है ये? Yes, sir. असीम? सर ट्राई कर रहा हूँ। इतनी देर में तो आ जाता है, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। मैं ही सॉल्व करूं फिर? नहीं हो रहा किसी से, कितनी गलत बात है। देखो वो कह रहा है कि हाइट कितनी दी, r/2, तो यहाँ h की जगह r/2 लिख दो। चलो देवेन का कुछ आया। ओके दावेन, चलो गुड। h कहा है उसने, r/2 है, तो यहाँ h की जगह r/2 रखो। g प्राइम आ गया, इट्स g बाय 1 प्लस r/2 बाय r का होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ g प्राइम रखोगे, सो इट विल बी g। देखिए r से r कैंसिल होगा, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप स्क्वायर लोगे, इट्स 494g/9, और डेप्थ में होता है 1 माइनस डी बाई आर। वो आपसे कह रहा है दोनों इक्वल है, इक्वेट कर लो। 1 माइनस डी बाई आर, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। सो आप एक काम लिख सकते हैं, 4g/9 इज g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। सो देखिए g से ये g कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव 4/9 इज 1 माइनस डी बाई आर। सो डी बाई आर हो गया
1 माइनस 4/9, तो d/r हो गया 5/9। देखो 5/9 कोई ऑप्शन है यार, बताइए आया अब समझ में? उनीब, यशिका, अब हुआ? यस सर। Yes, sir. यार ये तो इजी क्वेश्चन था, मतलब तुम्हारी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स लग रहा है और गिरती जा रही है। लिखो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट करोगे। जब आप इतना लिख लो तो मुझे बताओ, लिखा ना इतना? हो गया? इतना लिख लिया आपने? इसे करिए। अब देखिए वो कह रहा है हाइट बहुत बहुत कम है रेडियस से, दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इट्स g इंटू 1 माइनस 2h/r ना। अच्छा जरा सा कुछ कुछ मुझे बताना शुरू करो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेट में कोई रिलेशन होता है दिव्यांशु? दिव्यांशु, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेट में कोई रिलेशन होता है? सर जी जितना बढ़ेगा वेट भी बढ़ जाएगा। वेट इज mg है ना? यस सर। सो अब अगर g कम होगा हाइट के साथ तो वेट भी कम होगा। तो अगर वो कहीं कह रहा है वेट चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स वो आपसे इनडायरेक्टली g के लिए कह रहा है। सो अभी ये तो आपने हाइट के लिए यूज कर लोगे, अगर हाइट बहुत कम होती है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर लो। और रोटेशन के लिए अभी मैंने कराया था। दोनों को कंबाइन करके जरा बताओ मुझे 2 में क्या आ रहा है। कुछ हुआ? आया कुछ आंसर? यशिका? Sir, trying. ट्राइंग। अगर कहीं कुछ ऐसा है ना जो आप अटक रहे हो, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ, बैठो। असीम, अगर कहीं कुछ ऐसा है जहां तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, कुछ कुछ छोटा मोटा डाउट है कहीं है तो बताओ मुझे, मैं बैठा हूँ हेल्प करने के लिए। ओके, देविन का आया, चलो गुड। देविन अभी चेक करते हैं।
सर आप होस्ट हो कि को होस्ट? मैं कोस्ट मुझे ओके कोस्ट सर। देवन, ये दिशा की प्रीवियस ईयर से, दिशा के नाम से आती है प्रीवियस ईयर बुक। हाँ, रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सिंह। अनवी का आंसर तो देखो सुनो, वो कह रहा है एक्स देवन है तो ऑनलाइन, मतलब पीडीएफ है, लेकिन मैं पीडीएफ बच्चों को देता नहीं हूँ, ये ऑथर्स का नुकसान हो जाता है। सो वैसे ये अमेजोन पर अवेलेबल है इनका पीडीएफ, आप ले सकते हैं। The acceleration due to gravity on the Earth's surface is g, and angular velocity of rotation is omega. An object is weight at the equator and at a height edge above the poles. इक्वेटर पर अगर आप वेट करोगे, देखो हमने पढ़ा था ना भी, इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी रोटेशन की वजह से, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इट्स g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेटर पर है। पोल्स पर h हाइट पर लेकर जा रहा है, हाइट पर जब आप लेकर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होगा। कह रहा है वेट सेम है, वेट सेम होने का मतलब है यहाँ और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज, सो इट्स g into 1 minus 2h by r, it's g minus r ओमेगा स्क्वायर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा इट्स g माइनस 2h g बाय r, ये आ जाएगा g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। सो देखिए दिस g विल कैंसिल आउट ऑन बोथ द साइड्स ना, दोनों साइड कैंसिल कर देगा, फिर ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हाइट आ गई यहाँ से, हाइट कितना आ गया, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इट्स आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 2g, सो इट्स आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। बताओ अब हुआ ये, तो ये किसका सही आ रहा था, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। देखो अनवी का ठीक था, यशिका आंसर ही नहीं आया था, देवेंद्र गड़बड़ कर रहा था। दिव्यांशु तुम्हें क्या हो गया, मतलब कुछ कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। डेंगू सही हुआ नहीं हुआ अभी, सर नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अच्छा ये डेंगू का असर चल रहा है। हाँ नहीं सर, वो सही हो गया, वो ठीक हो गया। मतलब मेरे को लगा सही कुछ हो गया, क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं हुआ। मतलब ये एकदम से तुम्हें क्या हो, तो इजी इजी क्वेश्चन से ये नहीं हो रहे तुमसे। ये तो पूछ रहा हूँ डेंगू का असर है क्या, कि मेडिकल सॉल्व होने बंद हो गए। पता नहीं, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अभी तो फिलहाल तो नहीं हो रहे। तो चलो एक्चुअली करो कल भी। की क्लास में भी मेरे साइड में ना बहुत नेटवर्क इशू सा था, तो मैं क्योंकि कल की क्लास में कुछ ज्यादा खास, मतलब जो मंडे को हुई थी उसमें उतना खास समझ नहीं आया था, और लास्ट के 15 मिनट्स में मेरा डिस्कनेक्ट ही हो गया था फाइनली। ओके ओके ओके, यशिका अब हुआ ये, Yes, sir. मुनीब सर ये वाला फॉर्मूला कैसा है, g into 1 minus 2h upon r? ये हाइट के साथ, अगर बॉडी को आप किसी हाइट पर लेकर जाओगे ना, ये लास्ट क्लास में सर ने कराया था कि जब आप हाइट पर लेकर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। अगर हाइट बहुत बहुत कम है रेडियस के कंपेरेबल, देन इट्स g into 1 minus 2h by r। और वो इक्वेटर तो हमने अभी करा ही था, वो आपसे कह रहा है दोनों जगह वेट सेम है, दोनों जगह वेट सेम मींस दोनों जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम, इक्वेट कर दिया। बताइए मुनीब, हो गया। सर वो तो r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा होता है, तो फिर वो cos 90 जीरो हो गया ना। हाँ इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर पर तो लैम्डा जीरो होता है, अभी करा तो था, देखो मैंने जब रोटेशन का इफेक्ट कराया था तो इक्वेटर पर लैम्डा जीरो यस लिया सर, था, वो बना। तो 1 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं असीम, अब फोकस कर लो। सर तो मैं पूछ रहा था, ये आपने वो करा दिया सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड निकालने वाला? नहीं 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 नहीं, ओके सर। इसको करना फिफ्थ, फिफ्थ करो।
देखो बहुत आसान है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन होता है gm/r²। तो मैं करा के गया था लास्ट वेडनेसडे, मंडे, लास्ट मंडे मेरी क्लास में, gm/r²। बस ये यूज करना है। जब अर्थ के लिए ले रहे हो तो अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस, जब प्लैनेट के लिए ले रहे हो तो प्लैनेट का मास, प्लैनेट का रेडियस। करके दिखाओ इसे। और मुझे प्लीज बताओ, जहां तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं आ रहा या तुम इस लैंग्वेज में कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। लेकिन अगर आप वेट करेंगे ना कि मैं सॉल्व कर दूं पूरा फिर आप कॉपी कर लें, तो मैं कराता चला जाऊंगा, आप सीख नहीं पाओगे। और ये वो स्टैंडर्ड है जो तुम्हारे जेई मेंस का स्टैंडर्ड है, एटलीस्ट इतना आना चाहिए। सर इस क्वेश्चन में जी सेम है ना दोनों प्लैनेट्स पे? नहीं, देखो क्या तो रहा है, रेशियो है। एक ही बॉडी है अर्थ की सरफेस पर और प्लैनेट की सरफेस पर 9:4 है। दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो 9:4 है। ये फॉर्मूला है gm/r²। अर्थ की सरफेस पर ले रहे हो तो अर्थ का मास ले लो, अर्थ का रेडियस ले लो। प्लैनेट की सरफेस पर ले रहे हो तो प्लैनेट का मास ले लो, प्लैनेट का रेडियस ले लो। नोहा, अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा न्यूमेरिकल में, मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं इसीलिए बैठा हूँ। बट एटलीस्ट सॉल्व इट। सही गलत कुछ आंसर ऐसा आ रहा है जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो मुझे बताइए। ओके देविन, चलो देविन का है कुछ और। तुम्हारी स्पीड क्या हो गई है सबकी? मुनीब, कुछ नहीं आया अब तक? मुनीब कभी आ गया? यशिका सर आ गया। आ गया? जल्दी 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 लिख दो। नोहा, यस चलो चलो एनवी का भी आ गया। So let's solve it. तो आपसे कह रहा है कि प्लैनेट की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर और प्लैनेट की सरफेस पर, है ना? ओके, दिव्यांशु का भी आया, सबका आ गया। चलो ओके गुड। सो जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी mass of planet by radius of planet का square. So this g will cancel this g और ये ऊपर चला जाएगा. So this is radius of planet का square by radius of earth का square. और भाई ये तो mp me by mp नीचे आ जाएगा. अब देखिए उसने कुछ कहा है आपसे कि mass of planet जो है that's sometimes 1/9 of mass of earth, 1/9 me. सो इस एक्सप्रेशन में मास ऑफ प्लैनेट की जगह 1/9 मास ऑफ अर्थ रख दीजिए, तो ये आ गया rp²। rp यहां तक आ रहा है जिन लोगों से नहीं हुआ था। rp² बाय re² मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ प्लैनेट है
मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9। सो ये कैंसिल हो गया, 9 ऊपर चला जाएगा। सो वी हैव आर पी स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू 9। ये आ गया। ये आपके एक्सेलरेशंस का रेशियो है, जीई बाय जीबी। ये क्वेश्चन में कितना दिया मुझे पलट के देखना पड़ेगा, मुझे बता दो प्लीज कोई, क्या है रेशियो, कितना गिवन था ये? 7/9। 1/9? 9/4. सर 9 9 by रेशियो 4। 9 रेशियो। वही दिव्यांशु अच्छा गलत बता सर, रहा है। मैंने गलत बताया सर, वो मास का बता रहा था मैं, दोनों प्लान। अच्छा, ये 9, तो 9 से 9 चला गया। सो यू हैव 1 बाय, यहां तक आया समझ में सबको? आर पी स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर। दोनों साइड रेशियो ले लो, तो जब रेशियो ले लोगे तो 1/2 हो जाएगा प्लैनेट का रेडियस डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस। तो ये रेशियो है आपका दोनों, हाफ 1:2। तो क्या था, आरपी बाय आर इज हाफ, सो आरपी इज आर ई बाय 2। डी करेक्ट है। किसका आ रहा था सही? दिव्यांशु का सही था, यशिका का सही था, नोहा का गलत था, अनवी भी गड़बड़ कर रही थी, उनीब का सही था, प्राइन का भी गड़बड़ था कुछ। सॉरी, देवन का गलत है। देवन एक तो ना, नाम कहा गया इसका, देवन। हाँ जी, आया ही समझ में जिसका Yes. गड़बड़ आ रहा था? चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो प्लीज। हाँ, जब सब लिख लें तो मुझे बताना। एक क्वेश्चन और करें। Just one last question, then we will start gravitational field intensity. लिख लिया आपने इतना? यस सर। चलिए एक और करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। अच्छा ये देखना जरा, 7 तो जस्ट वो है आपका, 7 तो जस्ट कंसेप्चुअल है। देखना जरा क्या आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो असीम, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है चारों में से? सर शायद डी। राइट। देखो, जब अगर रोटेशन में ना जी प्राइम था, जी माइनस, समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये पता था कि पोल्स पे चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा है ना। तो ओमेगा इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, जिसका सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस होगा कि वेट डिक्रीज होगा। सो पहला तो गलत हो जाएगा। हर जगह इफेक्ट नहीं पड़ता, भी देखा था पोल्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं हो सकता, तो डी करेक्ट, सिर्फ पोल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस वाज, सब तुम कर लोगे, एक ही तरह की चीज है। ओके, सो दैट वाज अबाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
जितना जब मैं तुम्हें थ्योरी और ये बेसिक न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जितना ध्यान यहाँ दोगे उतनी आसानी से आप प्रीवियस ईयर्स कर पाओगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज ओवर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो जरा समझो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, उसके बाद हम इंटेंसिटी पर आएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए अगर आपने कोई भी एक मास लिया, लेट्स से मैं एक कैपिटल एम मास लेता हूं, तो इस मास के अराउंड एक स्पेस होगी जिस स्पेस में इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो आपने एक मास लिया, मास के अराउंड एक स्पेस है जिस स्पेस में इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, उस स्पेस को आप कहोगे ग्रेविटेशनल फील्ड। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट्स स्पेस अराउंड मास, space around mass in which its gravitational field exists, in which its gravitational field exists, और या ऐसे लिखो gravitational pull exist। तो देखो ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, आप ऐसे समझो कि ये वो रीजन है जहां इसका इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। आप किसी और मास लेकर आओगे, स्मॉल एम लेट से आप लेकर आए, तो ये कैपिटल एम स्मॉल एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये इसकी फील्ड में रखा है, इसकी फील्ड के बाहर ले गए ना, यहां ले गए, तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स ही कैपिटल एम दूसरे मास पर वहां तक लगा पाएगा जहां तक उसकी फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो आप कह सकते हो कि इसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, इस रीजन के बाहर चला गया तो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो वो रीजन जिस रीजन में किसी भी मास का ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करता है, दैट रीजन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ये समझ में आया? ये क्लियर है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? नोआ, मुनीब? यस सर। Okay. यस सर। अब आपको ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो स्पेस हो गई, मास के अराउंड एक स्पेस ले ली जहां इसकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। आपको स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे आपको चाहिए पर्टिकुलर कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो है क्या चीज? दैट स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखना चाहते हो कि स्ट्रेंथ क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, सब एक ही चीज के नाम। ये एक सिंगल मास की प्रॉपर्टी। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो मासेस चाहिए, बट फील्ड जनरेट करने के लिए दो मास नहीं चाहिए। अगर एक सिंगल मास भी होगा तब भी वो फील्ड जनरेट करेगा। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मास। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मास, ये एक सिंगल मास की प्रॉपर्टी है। तो आपने अगर एक मास लिया कैपिटल एम, और मैं आपसे कहता हूँ भाई एक काम कीजिए, यहाँ इसकी मुझे फील्ड बताइए कि इसकी फील्ड कितनी, वैल्यू बताओ फील्ड की, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि स्ट्रेंथ कितनी होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी ना किसी भी पॉइंट पर कैपिटल एम की, ये कैपिटल एम उतनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर पाएगा, उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ मुझे फील्ड चाहिए पी पॉइंट पर। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला आप यहाँ पर एक मास रख दो, टेस्ट मास स्मॉल एम। सो एम इज टेस्ट मास, इसको हम टेस्ट करने के लिए लाए। और ये जो कैपिटल एम है, दिस कैपिटल एम इज सोर्स मास। दिस इज द सोर्स मास। सोर्स मास मींस ये वो मास है जो फील्ड जनरेट कर रहा है। टेस्ट मास वो मास है हम यूज कर रहे हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अच्छा भाई फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या विजिबल होती है? अगर आप अर्थ की सरफेस पर हो, No, मैंने यहाँ no. पेन रखा है, ये पेन नीचे जा रहा है, दिस पेन इज मूविंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। क्या ये फील्ड विजिबल होगी? नहीं, फील्ड विजिबल नहीं होती ना।
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फील्ड है या नहीं, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा ये बताओ यार मेरे रूम में ना यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप एक मास लोगे, आप देखोगे इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है या नहीं कर रही। मास नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट मींस फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर फील्ड नहीं होती तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती। तो फील्ड को देखने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि फोर्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। 2 मिनट पेशेंस रखो असीम, दिख जाएगा जो आप पूछ रहे हैं ना बस आने वाला है। So, अब आपको देखना है कि फील्ड वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, कैपिटल एम की वजह से स्मॉल एम पर फोर्स कैलकुलेट करो। आप लिख सकते हो फोर्स ऑन टेस्ट मास। टेस्ट मास पर जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज जी, जो भी फोर्स है वो आपने ली, फोर्स ऑन टेस्ट मास इज एफ। अगर आपको फील्ड चाहिए तो फील्ड की डेफिनेशन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए then that gravitational field will be the ratio of gravitational force and test mass. That's it. तो जिस पॉइंट पर मैं आपसे कह रहा हूँ फील्ड कैलकुलेट करो, तो वहां आप क्या करोगे, टेस्ट मास रख दो। वो टेस्ट मास कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, कैपिटल। और ये आप और डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, F is force on test mass small m due to field of capital M. कैपिटल एम की फील्ड की वजह से स्मॉल एम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो ये फोर्स F। और फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय जो भी आप टेस्ट मास लेकर आए थे उससे आप डिवाइड कर दीजिए, फील्ड होगी। इसकी जब आप एसआई यूनिट लोगे, it's force divided by mass, so it's Newton per kg. This is the SI unit. तो जरा मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें बताओ, मैंने जितना बताया देखें कुछ याद है। अनवी, ये फील्ड कितने मासेस की प्रॉपर्टी है? 2 मासेस होने चाहिए और सिंगल मास कैन जनरेट इट्स फील्ड। सर तो यस अनवी, इट्स सर a property of a single mass or it can have more than 2? नहीं सर, यशिका, सिंगल क्या मास, लगता है इट्स a सर सिंगल property of मास, at least 2 mass? Single mass. सिंगल मास। If you have one mass then that mass can generate field ना, it's a property of a single mass। अच्छा, अब मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताओ। देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही होगी। मींस आप ये कह सकते हो कि फील्ड एक्ट करती है ऑलवेज टुवर्ड्स कैपिटल एम। उन्हीं हम फील्ड किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम? कैपिटल है। फोर्स किस पर एक्ट कर रही है, स्मॉल एम पर या कैपिटल एम पर? उन्हीं सर स्मॉल एम। कौन अप्लाई कर रहा है, कौन सर अप्लाई कर रहा है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी किसकी ग्रेविटेशन फोर्स, किसकी ग्रेविटी? सर अर्थ की। कैपिटल एम, यस। सोर्स मास के ना, सोर्स मास, सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड टेस्ट मास पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अच्छा, अब इसका जो डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ gravitational field is always towards source mass। तो जो भी डायरेक्शन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सोर्स मास। हमेशा ये फोर्स टुवर्ड्स द सोर्स मास एक्ट करती है। सो इसको लिखना शुरू कीजिए, फिर हम अलग अलग सिस्टम्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इतना लिखिए और कहीं कुछ डाउट हो तो मुझे बताते जाइए।
स्क्रॉल करूं? लिख लिया आपने इतना? No, sir. Done. Done, sir. ओके हेलो सर। यस दिव्यांशु। सर आप ये सोर्स मास वाला जो भी अभी आपने समझाया सोर्स मास बताने के बाद उसके बाद का बता सकते हैं? सर मेरा इंटरनेट इशू हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आवाज बहुत लैग कर रही थी। तो दिव्यांशु यहाँ जो फील्ड है ना, मैं इस सोर्स मास की फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ कैपिटल एम की पी पॉइंट यस पर। सर। उस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ एक टेस्ट मास रखा। तो ये सोर्स मास इस टेस्ट मास पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट्स कैपिटल एफ। So capital F is the force on test mass due to source mass. इसे आप ऐसे भी कह सकते हो that F is the force on test mass due to field of source mass. यस सर। सर इसको आई आप F is वेक्टर force, I is field, gravitational field. ठीक है सर। तो इसी को, ठीक है, फिर I की डेफिनेशन F by m, इसको लिख लीजिए फिर जल्दी से। सर आई फील्ड को डिनोट करने के लिए ना? Yes दिव्यांशु, I field.
लिख लिया ना? अरे लिखा नहीं लिखा? मतलब ये ना जब वीडियो ऑन थी तभी यस सर अच्छा हो था। मैं कुछ दिनों में ना वीडियो ऑन करवाने वाला था, कुछ लोगों के नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे इसलिए मैं रुक गया था। मैं फिर वीडियो ऑन करवाऊंगा, एटलीस्ट मुझे अपना दिखता रहता है कि तुम कर रहे हो या मैं ऐसी चीखा चला जा रहा हूँ। अच्छा, और ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है, मतलब तुम बोले चले जा रहे हो और देखो दिव्यांशु कितना अच्छा बच्चा है, इसने ऑन भी कर लिया। दिव्यांशु देखो कितना अच्छा बच्चा, अब थोड़ा सा ना सुकून मिलता है कि ओके सामने बैठा हुआ कोई पढ़ रहा है। चलो, सो ये डायरेक्शन है। अभी ये जो फॉर्मूला है ना, दैट्स अ जनरल फॉर्मूला। लाइक किसी भी तरह का मास हो, सबके लिए वैलिड है। देखो टाइप ऑफ मासेस क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट मास हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, रॉड हो सकती है, रिंग हो सकती है। पॉइंट हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, रॉड हो सकती है, रिंग हो सकती है। सबके लिए फील्ड अलग अलग आती है, दैट्स अ जनरल फॉर्मूला। अब आपको मतलब ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि अलग अलग शेप्स के लिए फील्ड के एक्सप्रेशंस अलग अलग होंगे। हम एक टर्म और पढ़ेंगे, पोटेंशियल। अलग अलग शेप्स के लिए पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस अलग अलग। ऑल्दो एनसीईआरटी ने सिर्फ पॉइंट मास और स्फेयर दिया हुआ है, लेकिन आपको कुछ शेप्स और सीखने हैं। आपके एग्जाम्स में आएंगे, एटलीस्ट जेईई मेंस में कुछ और भी शेप्स आते हैं। सो ये तो अलग अलग शेप्स हैं। पहले मैं दे रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सर एक बात पूछनी थी। सर हम रोटेशनल मोशन कर लेंगे 20 दिसंबर तक? यार मैं रोटेशन तो मैं प्लान कर रहा था कि मैं रोटेशन कराऊंगा जब 12th वालों के एग्जाम्स हो रहे होंगे। सर मेरे ग्रेविटेशन ही तो है ना, जल्दी मेरा फिनिश हो फर्स्ट जाए। टर्म होगा दिसंबर में। चलो तुम्हारे रोटेशन के लिए मैं सर मैनेज मेरा तो मैनेज कल कर फिजिक्स दूंगा, का मतलब मेरा एग्जाम है। मतलब ओके अभी तक मतलब आपने तुम्हारा। जितना करा है वो सारा आ रहा है, बस एक रोटेशनल ही एक्स्ट्रा है। अच्छा, मतलब मेरा ये था कि मैं इसको ग्रेविटेशन को फिनिश करने के बाद फौरन सेकंड सेशन शुरू कर दूंगा, सेकंड बुक का पोर्शन। देन वी विल डू रोटेशन एट द एंड, लास्ट में बिल्कुल रोटेशन करेंगे। तो यस तुम्हारा आ सर, रहा है उसको काफी प्लान कर ट्रिकी लेते हैं है, प्लान। समझ नहीं आता जल्दी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट मास। पॉइंट मास की ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी लेनी है। देखो कितना आसान तरीका है। मैंने आपको एक पॉइंट मास दिया कैपिटल एम, दैट्स अ सोर्स मास। अब ये ना मुझे असीम बताएगा, असीम मैं किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ यार, लेट्स से मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाहता हूँ आर सेपरेशन पर। हाँ, तो मुझे बताओगे पहला स्टेप क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर क्या? मैं यहाँ फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, स्टेप्स क्या होंगे? इस पॉइंट पे क्या सर एक और स्टेप्स बार कैसे करें? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। कैपिटल एम की वजह से मैं पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्या स्टेप्स होंगे कैलकुलेशन? अच्छा सर, इसके ऊपर आपने अभी जो फॉर्मूला लगाया था वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते? राइट, देखो नोहा बिल्कुल सही बता रही है। अब मुझे कोई एक और बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे मुझे यशिका बताएगी। यशिका क्या सर हम यहाँ पे स्टेप्स? एक टेस्ट मास ले आएंगे। टेस्ट मास रख देंगे यहाँ। टेस्ट मास will experience a gravitational force, that gravitational force is F। और ये gravitational force मैं लिख सकता हूँ कि ये gravitational force हो जाएगी F will be G capital M small m divided by R square। अब देखो ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेकर आना चाहते हो, मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आर कैप यूज कर रहा हूँ। तो फोर्स की डायरेक्शन में यशिका कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? आर कैप और माइनस ऑफ आर कैप। यशिका वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट साइड में सर मैंने आर कैप माइनस। में माइनस आर कैप ना, तो यहाँ पर माइनस आर कैप यूज कर लेंगे। अब आई का जो रिलेशन होता है, आई इज सिंपल फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। सो फोर्स इज GMM by R square minus of R cap divided by M. So M will cancel this M. तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, इट्स GM by R square into minus of R cap। माइनस आर कैप सिर्फ ये बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन ना टूवर्ड्स द मास है, सोर्स मास की तरफ। फील्ड इज टूवर्ड्स द सोर्स मास, सिर्फ ये बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। एक चीज और भी है,
अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड वुड बी Gm/r²। बस एक बात याद रखिएगा, ये आपने पॉइंट मास के लिए निकाला है, सो दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट मास, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर अ पॉइंट मास। आप ऐसा मत कर देना कि मैं आपको रॉड दूं और आप मुझसे कहोगे ये रॉड के लिए भी यूज कर लेंगे। नो, इट्स वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली। क्योंकि अगर कोई और मास होगा तो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन ही यूज नहीं कर सकते, तो इंटेंसिटी ये नहीं आएगी। दिस इज फॉर अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास है तब आप यूज करेंगे। कोई और मास होगा तो अलग रिलेशंस आएंगे, हम डिराइव करेंगे, कुछ डिराइव करेंगे, कुछ हम डायरेक्ट लिखेंगे, बट दिस इज फॉर अ पॉइंट मास। लिख लीजिए। लिखा आप लोगों ने इतना? स्क्रॉल करूं? यस सर। असीम पहले रिवाइज करो बाबू, पुराना जो है ना तुम्हारा उसको रिवाइज करो। लाइक इफ यू नो अप टू चैप्टर नंबर 5 है ना, ढंग से आपको आता है, तो फिर आप बहुत सेफ साइड। उसको रिवाइज करो मैक्सिमम, कुछ आगे मत पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो, उसको रिवाइज करके दो। लिख लिया? स्क्रॉल कर दूं या आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, अब मुझे ना एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्लीज कैलकुलेट करके बता दो। बहुत टाइम से तुम लोगों के किसी न्यूमेरिकल का सर सही जो इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड निकालने वाला है वही सिर्फ पॉइंट मास के लिए, या सिर्फ जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है वो भी सिर्फ पॉइंट पॉइंट मास के लिए है? ना ना ना, वो जो ऊपर लिखा था मैंने, दैट्स अ जनरल फॉर्मूला, दैट्स वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मासेस, बट ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ दैट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। सर दिस इज मतलब फॉर नीचे पॉइंट, के जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, Gm/r² वाला और उसके बाद वाला जो इंटेंसिटी वाला है। दैट्स फॉर पॉइंट मास, राइट? दैट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं। हाँ, ये आप लिख चुके हैं, अब एक क्वेश्चन दीजिए आप। मैं आपको मास दे रहा हूँ 10 kg का। देखो मैं फॉर्मूला बेस दे रहा हूँ, कुछ कोई ऐसा नहीं दे रहा है कि आपको सोचना भी पड़े, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप फॉर्मूला यूज कर पा रहे हो या फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पा रहे हो। ये हाल हो गया। सो यहाँ मुझे फील्ड चाहिए एट ड्यू टू 10 kg with proper direction, with proper unit vectors. This is point B. Calculate field at P with proper unit vectors I want. Good.
सर आंसर आ तो गया है, लेकिन गलत लग रहा है, भेज दूं मैं? लिख दो लिख दो लिख दो, सब लिख दो आंसर प्लीज यार। इसमें तो देखो गलत नहीं होना चाहिए ना, तो सिंपल फॉर्मूला है GM/R स्क्वायर, जस्ट सब्स्टिट्यूट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट्स इट। एक का भी आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। नोहा क्या हो गया? स्कूल खुलने के बाद क्या ज्यादा थक गए हो तुम लोग? ऐसे ही मुझे जी की वैल्यू के साथ चाहिए। जी को 6.67 की जगह 6.6 ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके आगे की तो कैलकुलेशन करो यार, तुम तो ऐसे रुक जाते हो सब। यशिका आया कुछ? फिर 2 मिनट। उनीब, अनवी का, अनवी कुछ पावर ऑफ 10 गायब है। उनीब लॉग आउट कर दिया क्या तुमने? सर लिख रहा हूँ आंसर। लिख रहा है। नोहा तो संडे। चलो चलो चलिए, देखिए पी पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए ना, तो फील्ड के लिए आप क्या करोगे? फील्ड के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करो, इट्स GM/R स्क्वायर। वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, M10 रख दो, इसे 2 स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 6.6/4 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। तो ये आ जाएगा 3.3, और उसके बाद भी तुम 4 से अगर कैंसिल कर दो, 4 1 4, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 न्यूटन पर केजी। ये तो किसी का नहीं आया, क्या करते हो? सर मैंने डिनोमिनेटर में 4 नहीं किया था, उसको स्क्वायर करना भूल स्क्वायर ही गया। नहीं करा, वाह नोहा तुमने भी ये गलती करी। दिव्यांशु ठीक कर रहा है। उन्हीं तो देखो, उन्हीं सारी चीजें मेरे लिए छोड़ देता है कि तुम मल्टीप्लाई करो, तुम डिवाइड करो, है ना। और यशिका और अनवी तो अभी तक टाइप ही नहीं हुआ। अनवी अनवी तो पता नहीं, पावर्स पावर्स भूल गई थी आप अनवी। यस सर, पावर लिखना भूल गई। और यशिका टाइप नहीं हुआ अब तक। यही था यशिका, यही था। ओके ना यशिका, आप गलत कर रही हैं। देखिए अगर आप डेसिमल राइट में शिफ्ट करेंगे ना, देन इट वुड बी 10 रेज़ पावर -11, नॉट -10, इट विल बी -11। So if you have a single point mass, फिर तो कोई issue नहीं है ना, just straightforward calculation, just GM/R square. But remember, this is valid for a point mass only. मैं रॉड दे दूं तो मत कर देना, ये रॉड के लिए रिजल्ट्स अलग हो गए। अब एक सिंगल पॉइंट मास तो ठीक है, बट इफ यू हैव अ नंबर ऑफ पॉइंट मास, देन वी यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। We use superposition principle if you have more than one point mass. बिल्कुल उसी तरह का जैसा आपने फोर्स के लिए किया था। न्यूमेरिकल्स भी सेम होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा। फॉर, इसको प्लीज साथ साथ लिखते रहो। फॉर अ सिस्टम ऑफ n interacting point masses, net field at a point, net field at a point is vector sum of field
due to individual masses. So आप इंडिविजुअल मासेस की फील्ड्स लीजिए और सारी फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, तीसरा मास mn है, इन सब की फील्ड यहाँ कैलकुलेट कीजिए। तो हर इंडिविजुअल मास की फील्ड कैलकुलेट कीजिए और सारी फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए। दिस इज I1, इस सेकेंड मास की फील्ड है विच इज I2, nth मास की फील्ड है विच इज In। सारी फील्ड्स कैलकुलेट करो और सबको वेक्टोरिकली ऐड करो। I is I1 प्लस I2 अप टू In। तो जो आपने फोर्स में प्रॉब्लम्स मेरे साथ सॉल्व की थी उसी तरह की प्रॉब्लम्स फील्ड में भी आएंगी। बस फील्ड का डायरेक्शन याद रखना, जिस मास की आप फील्ड ले रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज टुवर्ड्स दैट मास। चलिए इतना लिखिए, विल डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस कांसेप्ट। आप तो टाइम नहीं है, डू न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास, बट इतना लिखिए। सर ये आपने यूज किया था ना जब आपने क्वेश्चन कराया था, ट्रायंगल है जिसके ऊपर सेम मास रखे हुए हैं वर्टिसेस के ऊपर। राइट, वहां हमने फोर्स कैलकुलेट की थी, वहां फील्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ये इसका मतलब प्रिंसिपल तो यही था ना। इसमें ना एक छोटी सी चीज और आती है, जब आप इतना लिख लो तो मुझे बताना फिर, अगर आप इतना लिख जाओ तो। देखो वैसे जिस तरह से दिव्यांशु ऑन करके बैठा रहता है ना वीडियो, अगर आप लोग भी ऑन कर लो तो मुझसे ज्यादा आपका फायदा हो, मेरा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम होगा और आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि अच्छा कोई देख रहा है तो बैठे रहना है, उठ के नहीं जाना, टहलना नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं रहा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही हो, कुछ नहीं हो रहा। और इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी खराब होता होगा, रोज रोज नहीं। मतलब इंडिया में यार इतना बदनाम मत करो इंडिया को कि 4G चलता है इंडिया में, अच्छा तो 5G आ रहा है। नहीं तो आप सब लोग वाईफाई तो यूज करते ही हो। अच्छा चलो, एक और चीज देखो, यहाँ पर जो हमने जनरल डेफिनेशन लिखी थी ना, I is F by M, यहाँ से फोर्स लिख सकते हो M into I। तो ऐसा भी होगा कि वो फील्ड देगा और फोर्स पूछेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं इसे यूज कर लूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी दैट्स पॉइंट मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे हम फोर्स कैलकुलेट करें, पॉइंट मास लो और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द फोर्स। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स में हो सकता है वो आपको फील्ड दे दे और आपसे पूछे कि फोर्स कितनी होगी, जस्ट मल्टीप्लाई दैट मास विद द फील्ड, यू विल गेट फोर्स। ओके सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। आज हम यही छोड़ेंगे, मंडे फ्राइडे वी विल कंटिन्यू विद दिस थिंग, लाइक फील्ड के बाद हम पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे विल डू पोटेंशियल। थैंक यू सर। चलो कोई Thank you, डाउट है sir. किसी के तो आई एम अवेलेबल, वी कैन डिस्कस योर डाउट्स अगर थैंक कुछ यू है। सर। चलो ओके बाय। Thank you, sir.